वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल जर्नी विद एसपी। आज के इस सेशन में हम लोग समझेंगे कि हैलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये समझ लिया था कि कैसे हम केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हम लोग बहुत सारे हैलो एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल के थ्रू आपने केमिकल रिएक्शन करके हैलो एल्केन के मॉलिक्यूल को बनाया था अलग अलग रिएक्शन के लिए, जिसमें हमने कई सारे मॉलिक्यूल्स को देखा भी था। अब आज हम लोग को इस वीडियो में ये समझना है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। सबसे पहले समझ लीजिए कि जितने भी लोअर मेंबर होते हैं हैलो एल्केन के, वो सब गैसियस स्टेट में होते हैं, जिनमें बेसिकली मिथाइल क्लोराइड है या आपका मिथाइल ब्रोमाइड है या एथाइल क्लोरोएथेन जिसको कहते हैं, क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, क्लोरोएथेन, ये सब जो लोअर मेंबर के कार्बन हैं, लोअर मेंबर वाले, इनके देखिए मास भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो ये गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं एट रूम टेम्परेचर। जैसे ही हम 3 नंबर या 4 नंबर कार्बन में, यानी कि जब कार्बन का नंबर बढ़ेगा, वर्ड रूट जिसे हम बोलते हैं, यानी कि एथेन से प्रोपेन में जाएँ, ब्यूटेन में, पेंटेन में जाएँ, विद एल्किल हैलाइड को अगर सपोज करिए आप, तो उसमें फिर आपका जो इनका नेचर है गैसियस से क्या हो जाएगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो साथ ही साथ वैसे वैसे आप देखेंगे क्या कि इनकी जो स्टेट है गैसियस से वो लिक्विड में होना शुरू हो जाती है। और अप टू कार्बन 18 कार्बन तक ये जो नेचर है हमें लिक्विड स्टेट का ही देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो जो लिक्विड स्टेट का जो नेचर है वो उतना ही गाढ़ा होता जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पेट्रोल और डीजल देखिए आपको बड़े पतले नज़र आते होंगे, लेकिन जैसे जैसे उसमें पेट्रोल डीजल में 7-8 कार्बन, 6 से 16 कार्बन तक के बीच में पेट्रोलियम हमें जो लिक्विड में मिलता है, तो जैसे 18 कार्बन 20 कार्बन तक होता है, तो आप देखते हैं वो ऑयल बहुत गाढ़े हो जाते हैं। जैसे लुब्रिकेंट ऑयल है या जैसे गाड़ियों में जो इंजन ऑयल में पड़ता है, तो देखिए कितने गाढ़े होते हैं। तो ऐसे जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता है तो उसमें जो लिक्विड का जो गाढ़ापन होता है वो बढ़ जाता है। और जैसे ही कार्बन 18 प्लस से ऊपर जाते हैं तो धीरे धीरे वो नेचर सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है। और स्टार्टिंग के जो कार्बन 20, कार्बन 22 इस तरह के जो एल्किल हैलाइड होंगे वो आपके वैक्सी सॉलिड रहते हैं। तो मोम जानते हैं आप लोग, मोम उसी से बनता है, आपको मालूम होगा। अब बढ़ जाते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लोअर मेंबर गैसियस स्टेट के होते हैं, 18 कार्बन तक के एल्किल हैलाइड जो होते हैं आपके लिक्विड स्टेट में होते हैं, और अबव उसके आपके सॉलिड स्टेट में होते हैं। आ जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पर कोई भी लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 होना चाहिए, माने 1 मतलब यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होना चाहिए। और ये चीज़ यहाँ पर तब वैलिड होती है अगर जब हम लिक्विड को बॉयल करते हैं अच्छे से, तो उसकी जो वेपर्स जनरेट होती हैं, वो वेपर्स से क्या करती हैं, सरफेस पर एक प्रेशर लगाती हैं। वो प्रेशर जैसे ही देर में, जल्दी या जैसे भी वेपर प्रेशर का जो टोटल प्रेशर है वो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, लिक्विड जो है स्टार्ट कर देता है बॉयल करना। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बॉइलिंग प्रोसेस डायरेक्ट जुड़ा होता है वेपर प्रेशर से किसी भी लिक्विड। इसीलिए आप लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि किसी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। उसका रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि सॉल्वेंट में सरफेस एरिया ज़्यादा मिलता है, इम्प्योरिटी कोई अलग से होती नहीं है, आई मीन इम्प्योरिटी कह लीजिए या सॉल्यूट कह लीजिए, वो होता नहीं है, अकेला प्योर सॉल्वेंट होता है। इसलिए सरफेस एरिया ज़्यादा से ज़्यादा, तो मोर सरफेस एरिया मोर वेपर प्रेशर, तो मोर वेपर प्रेशर तो वो इतनी ईजिली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। अब जैसे ही आप सॉल्यूट मिला देते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है सॉल्वेंट में, सॉल्यूट मिलाने पर। तो जैसे सॉल्यूट आ जाएगा तो कुछ तो जगह घेरेगा, जब कुछ जगह घेरेगा तो फिर वो जगह कवर करने की वजह से क्या होगा कि वेपर्स की जो जनरेशन है वो कम हो जाएगी, कम प्रोडक्शन होगा वेपर का, और जितना कम प्रोडक्शन होगा तो उससे सरफेस एरिया मेनली क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। तो लेस सरफेस एरिया, लेस वेपर प्रेशर, तो उतना ही समय लगता है हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होने में। इसलिए हम ये देखते हैं कि किसी लिक्विड को बॉयल होने में जो बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो उसके सरफेस एरिया से डायरेक्ट रिलेटेड रहता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है बॉइलिंग पॉइंट का एक मतलब बॉइलिंग पॉइंट कई बातों पर निर्भर करता है। अलग अलग जगह पर आप बॉइलिंग पॉइंट को अलग अलग मतलब किसी का चेंज हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, तो उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से वो डायरेक्ट डिपेंड करता है। अब जैसे सपोज करिए मेरे पास जो आर ग्रुप है, एल्किल ग्रुप, वो अगर सेम है और केवल आप हैलोजन एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं, सपोज पहले आपने क्लोरीन लिया, फिर ब्रोमीन लिया और फिर आयोडीन लिया, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मोर
मॉलिकुलर वेट मोर बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए आर आई का सबसे ज़्यादा होगा। सपोज करिए आर की जगह मेथेन होता, सपोज करिए आर की जगह क्या होता, मेथेन, आर की जगह अगर मेथेन होता तो मेथिल आयोडाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता। क्यों? क्योंकि मेथिल आयोडाइड का मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होगा। अब मेथेन में आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया, मेथेन का मॉलिकुलर वेट 16 होता है, कार्बन का मान लीजिए मेथेन में कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 3, 15 हो गया। और आयोडीन का कितना होता है, आयोडीन का कितना होता है 127 होता है। याद रखिए एटॉमिक नंबर ये सब याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर में एटॉमिक वेट जितना हो सकता है पॉसिबल, जितना उतना आप याद करिए। मुझे तो याद है, मतलब कुछ कुछ अच्छे तरीके से, इसलिए आपको जो याद हो सकता है वो याद कर लीजिए। ज़रूरी नहीं हर चीज़ रटी जाए, रटना शायद हर जगह पॉसिबल नहीं है या हर जगह बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ जगह पर रटना भी अच्छा है। कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो उसको ऐसा नहीं है कि फिर उसको रट लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आपको पता है कि वो पूछा जा रहा है। अगर नहीं पूछा जा रहा है तो फिर उसको छोड़ ही दीजिए, टॉपिक ही, उस टॉपिक को ही छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ पूछा जा रहा है तो थोड़ा सा याद कर लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 127 होता है आयोडीन का, और 127 और 15 जोड़ लेंगे 142 हो जाएगा। फिर वही ब्रोमीन का होता है 80, ब्रोमीन का 80 होता है और क्लोरीन का 35.5। मोर मॉलिकुलर वेट मोर बॉइलिंग पॉइंट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब बढ़ते हैं, अगर सेम हैलोजन हो, सपोज करिए अगर हैलोजन सेम हो जाए जैसे दोनों में, तो नंबर ऑफ कार्बन जैसे ही बढ़ जाएगा तो मास बढ़ जाएगा। अगेन मॉलिकुलर वेट के हिसाब से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो आयोडो एथेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है आयोडो मेथेन से। ये आयोडोमेथेन है, ये आपका क्या है आयोडोमेथेन है, और ये आपका आयोडो एथेन है। तो आयोडो एथेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और आयोडोमेथेन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, क्योंकि यहाँ पर अगेन आयोडीन तो सेम है लेकिन कार्बन की जो चेन है ना वो डिफरेंट है, अलग अलग है। एक में एक कार्बन, एक में 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के हिसाब से मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो जाएगा, एक कार्बन के हिसाब से कम रहेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब सपोज करिए कि अगर हमारे पास आइसोमर्स हैं, एक ही मॉलिक्यूल है और उसके आइसोमर बनाए जा रहे हैं अलग अलग चेन के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से, तब हमें क्या देखने को मिलता है ट्रेंड। तो देखिए जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास आइसोमर्स हैं, तो अगर मान लीजिए मेरे पास है सिंपल सा मॉलिक्यूल है CH3 CH2 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 Cl, इसका नाम है 1 क्लोरोब्यूटेन। क्या नाम है इसका 1, क्योंकि पहले नंबर पे कार्बन है। काउंटिंग कहाँ से करेंगे 1 2 3 4, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जिधर से ग्रुप जुड़ा होता है या जिधर से ग्रुप नियर बाई होता है हम वहीं से काउंटिंग शुरू करते हैं। आई होप ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा। तो 1 क्लोरोब्यूटेन, यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन, यहाँ पर इसका नाम है 2 क्लोरोब्यूटेन, और यहाँ पर इसका नाम है 2 मेथाइल प्रोपेन। 2 क्लोरो 2 मेथाइल 1 2 3 1 2 3 1 2 3, किधर से ऊपर से ऐड कर, ऊपर से काउंट करिए, वो नीचे से काउंट करिए, दोनों तरफ से आपको कार्बन की चेन 3 ही कार्बन की मिलनी है। तो नंबर ऑफ कार्बन सबसे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं IUPAC में, तो ये आपको याद रखना है। तो 2 पहला, दूसरा, तीसरा, 3 कार्बन की एक लंबी चेन मिल गई। इसमें सेकंड नंबर वाले कार्बन से मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा है और सेकंड नंबर वाले कार्बन से ही क्लोरीन ग्रुप जुड़ा है। तो जब भी इस तरह का दोनों के ही प्रीफिक्स लिखे जाते हैं, हैलोजन ग्रुप का कोई भी सफिक्स नहीं होता है, एल्काइल ग्रुप का कोई भी सफिक्स नहीं होता है। ये सब ऐसे ग्रुप हैं जिनका प्रीफिक्स लिखा जाता है। तो अब जब बहुत सारे ग्रुप आ जाएं जिसमें उनका प्रीफिक्स लिखना है तो हम हमेशा अल्फ़ाबेट के अनुसार ही लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे C पहले आता है, क्योंकि C में क्लोरो है, क्लोरो में C है और मिथाइल में M है। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। तो अब सवाल ये है कि इन तीनों में सबसे बड़ा बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा नॉर्मल चेन का। नॉर्मल चेन का क्यों होगा, देखो नॉर्मल चेन होती है सबसे बड़ी, सीधी एक रेखा, एक सीधी चेन में होगी, वो एक सीधी चेन में होगी तो वो ज़्यादा जगह घेरेगी। सपोज करिए ये ज़्यादा जगह घेरेगी, अब उसमें एक ब्रांच आ जाने से क्या होता है, उसका साइज कम हो जाता है, क्योंकि एक ही कार्बन से ये एक छोटा ग्रुप, समझ थोड़ा सा कोशिश करिए, इसके एक तरफ ऐसा ग्रुप है जिसमें केवल अकेला ग्रुप है, इसमें एक बहुत बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। इस कार्बन को देखिए, फिर अब इस कार्बन को देखिए, इसमें एक इधर लगा, एक इधर लगा, एक इधर, तो थोड़ा सा और छोटा हो गया। अब यहाँ पर तो ये sp3 कार्बन है जिसमें 4 ग्रुप ऐसे, तो ये और छोटे एरिया में आ गया। जितना छोटे एरिया में आएगा उतना ही कम सरफेस एरिया उसका यूज़ होगा। सरफेस एरिया जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ पर वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, और वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा जो होगा वो आसानी से उसके बराबर होने में उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा रहा होगा। वेपर प्रेशर क्यों, क्योंकि ये कम सरफेस एरिया घेरेगा, ये ज़्यादा सरफेस एरिया घेरेगा। क्लोरोब्यूटेन जो है वो ज़्यादा सरफेस एरिया घेरता है क्योंकि ड्यू टू द साइज, नॉर्मल चेन है सीधी, ये एकदम वैसी चीज़ है कि आप स्केल लीजिए, स्केल आप देखते हैं वो पानी में डाल दीजिए और वही स्केल को टुकड़े करके मान लीजिए कुछ ऐसा डिज़ाइन में जोड़ दीजिए कि उसकी आप इस तरह की डिज़ाइन बना दिए तो वो कम जगह घेरेगी। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे,
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इनसॉल्युबल इन वाटर। जितने भी एल्किल हैलाइड है ना, सब एल्किल हैलाइड बहुत ही मतलब स्पैरिंगली सॉल्युबल हो सकते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म है या कुछ, बहुत ही थोड़ी मात्रा में, लेकिन बाकी सिंपल सी बात है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, ये आपको याद रखना है बस। कुछ एक आध केस में देख सकते हैं क्योंकि आप 2-4 हैलोजन ग्रुप उसमें लगा देते हैं तो फिर देखने को मिलता है कि पोलैरिटी थोड़ी सी हो जाती है, बट फिर भी बीइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड आप देखने को मिलता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली वो है वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। हाँ, पोलैरिटी जहाँ आ जाती है तो सम एक्सटेंट हमें देखने को मिलता है कि उसमें कुछ जैसे जो है उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, पर ऐसा नहीं जितना NaCl है। जैसे NaCl को आप घुलते जाइए, खूब अच्छे तरीके से घुलते हैं, है ना, हर एक रेशियो में घुलते हैं, तो वैसा इनके साथ नहीं है। तो यहीं पर इसलिए ये लाइन लिखी गई है, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब ऑर्गेनिक जैसे मोम है, मोमबत्ती आप देखते हैं घरों में यूज़ करते हैं, वैक्स होता है एक तरह से, तो आप मोम को पानी में डालिए, कहाँ डिजॉल्व होता है, लेकिन वैसे ही क्लोरोफॉर्म में डाल दीजिए, केरोसिन में डाल दीजिए या एसीटोन में डाल दीजिए, किसी ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल दीजिए, वो तुरंत उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिजॉल्व होने की प्रॉपर्टी के लिए सबसे बड़ा एक नारा हमने 9th क्लास या छोटी क्लास से या 11th क्लास से ही पढ़ा है, जहाँ से भी आपको याद रहा हो वो याद कर लीजिए, लाइक डिजॉल्व लाइक। ये सबसे पहले, इससे पहले भी मैं एक कहानी इसके ऊपर बता चुका हूँ, या इसके पहले भी इसके टॉपिक पे एक बार अपना एक नोट दे चुका हूँ कि जो जैसा होता है उसको वैसा ही पसंद होता है। मतलब अगर आप बहुत ही सीधे साधे इंसान हैं तो आपको सीधे साधे इंसान लोग ही समझ में आएंगे, मतलब फिर टेढ़े नहीं समझ में आएंगे। या मान लीजिए आप बहुत टेढ़ी सोच वाले व्यक्ति हैं तो आपको टेढ़े व्यक्ति ही पसंद आएंगे। फिर ये है कि मतलब आप फिर बोलते ना खुरापात, अब जो कोई बंदा सीधा है तो फिर तुम्हारी उनसे जमेगी नहीं, सिंपल सी चीज़ है। लाइक डिजॉल्व लाइक, वाटर मॉलिक्यूल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से ही उसमें पोलर मॉलिक्यूल डिजॉल्व हो जाते हैं। अब पोलर मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक में डिजॉल्व ही नहीं हो पाते, अब बेंजीन में NaCl को डाल दीजिए, वो घुलता ही नहीं है, ऊपर से कोलाइडल सोल्यूशन अलग बना लेगा वो। ये छोटी छोटी बातें, अब देखिए चैप्टर चल रहा है ये और बात होगी वहाँ की, तो ये अच्छी चीज़ है, नॉलेज आपकी इंक्रीज होती है, रिवाइज हो जाती है एक तरह से सारी चीज़ें एक बार में। तो इनसॉल्युबल, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। साथ ही फिर फॉर हैलोजन टेस्ट, सिंपली देखिए हैलोजन को टेस्ट करने के लिए हम लोग के पास जो है बैलेस्टीन टेस्ट होता है। फॉर हैलोजन टेस्ट बैलेस्टीन टेस्ट इज यूज्ड, बैलेस्टीन टेस्ट एक यूज़ किया जाता है, और जो है बैलेस्टीन टेस्ट जो है रेडरिक बैलेस्टीन ने किया था। और इसमें करते क्या है अपन, हम लोग इसमें क्या करते हैं, कॉपर वायर लेते हैं, कॉपर की जाली ले लीजिए या कॉपर वायर ले लीजिए, उसमें हम लोग जब क्या करते हैं इसको हीट करते हैं अच्छे से किसी आयोडाइड कंपाउंड से या किसी, तो फिर वो अलग अलग कलर, अलग अलग तरह की कलर को मतलब फ्लेम एक तरह से जनरेट करता है। अब जैसे कॉपर वायर के साथ किसी ऐसे कंपाउंड को मतलब उसको साथ हीट कर रहे हैं, तो कॉपर क्या करेगा किसी हैलाइड कंपाउंड के साथ, तो वो हैलोजन से रिएक्शन कर लेगा। तो जैसे मान लीजिए तो उसका कलर जो होगा या फ्लेम का जो कलर होता है वो अलग होता है, जैसे ग्रीन कलर आ जाए, तो कलर के हिसाब से ही आप इनको पहचानते हैं। और आप लोग जैसे आप देखते हैं कि जो हमारा सी किंगडम है, जो पानी में रहने वाले जितने जीव हैं, आप देखते हैं कि उनमें कितने बेहतरीन बेहतरीन कलर होते हैं, इतने बेहतरीन बेहतरीन कलर वहाँ पे देखने को मिलता है कि जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते कि असल में वो हमारे ज़िंदगी में वो कलर देखने को नहीं मिलते हैं। आप देखिए मछलियों के कितने प्यारे प्यारे कलर होते हैं, तो कभी सोचा है आप लोगों ने कि ये कलर कहाँ से आता होगा, ये इतना इंटेंस कलर किसी में देखने को मिल रहा है? तो क्योंकि पूरा पानी सॉल्टी है, और सॉल्ट के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? यही हैलोजन एलिमेंट। अब इन्हीं हैलोजन एलिमेंट की वजह से ही हमें वो कलर भी देखने को, क्योंकि इनका कलर नेचर रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारे और रीज़न हैं कलर के, लेकिन इनके खुद के बहुत कलर होते हैं। अब जैसे कलर ऑफ हैलोजन सिंपली क्या होते हैं, जब हम इनका टेस्ट करते हैं तो देखिए ये लाइट येलो कलर का या पेल येलो कलर जिसको बोलते हैं, हल्का कलर, हल्का येलो कलर का फ्लोरीन देखने को मिलता है। और क्लोरीन तो आप देखते हैं येलोइश ग्रीन कलर होती है उसकी, जो जब फ्लेम आप उसको हीट करिए तो फ्लेम उसकी जो होगी आपको येलोइश ग्रीन टाइप की दिखती है। ब्रोमीन तो आप देखते होंगे, ब्रोमीन जो है आपका भाई डार्क ब्राउन कलर का दिखता है और डेंसर होता है, इवन वाटर से भी डेंसर होता है। ब्रोमीन और आयोडीन जो होते हैं उनके जो एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड है ना, ये वाटर से भी ज़्यादा डेंसर होते हैं। और आप ब्रोमीन को देखे होंगे कि जैसे कभी अगर आप यूट्यूब पे सब वीडियो देखते रहेंगे, आते रहे होंगे, देखते रहे होंगे आप लोग भी, तो उसमें जब ब्रोमीन की वेपर निकलती है ना, तो वो जैसे वेपर्स बाहर निकलेंगी तो बाहर जानी चाहिए, वो बाहर निकल के गिरने लगती है, मतलब ऐसे करके वो फैलती है चारों तरफ। इसका मतलब है क्योंकि वो डेंसर है, उसमें डेंसिटी ज़्यादा है। अब आयोडीन का कैसा होता है? शाइनी पर्पल होता है, आपने देखा होगा शाइनी पर्पल, एकदम चमकदार। अगर आप इसको जैसे ही हीट करते हैं, जैसे मान लीजिए एल्किल आयोडाइड है, एल्किल आयोडाइड है और उसको आप धूप में रख दीजिए, धूप में रखने पे क्या होगा ना, उसका वेपर बनने लगता है और बड़ा प्यारा सा पर्पल कलर का वेपर दिखाई देता है। तो वो पर्पल कलर या शाइनी पर्पल क्रिस्टल होता है आयोडीन का।
और धूप में रख देंगे, अब जैसे एल्किल आयोडाइड को धूप में रख दीजिए तो वो पर्पल कलर की वेपर आपको देखने को मिलती है। तो कलर के बिहाफ पर भी आप एलिमेंट्स को पहचान सकते हैं। तो ये मेरा आप बताने का एक मकसद था। तो आई होप आपको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होगी। तो इसका एक छोटा सा एक नोट्स देख लीजिए, थोड़ा बहुत, तो उसे आप नोट करके बना लीजिए, अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए। इन पॉइंट्स को याद रखिए अच्छे से। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन दिया जा सकता है और सॉल्युबिलिटी के आधार पे दिया जा सकता है। तो यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से।